नांदोद का विधायक आप पर आरोप लगाता रहता है, लेकिन आपकी भी वीडियो देखी थी, आप भी पूरे गुस्से में जवाब दे रहे थे। जो बोलना है बोलें, कोई बात नहीं। तो मैंने कभी भी एक पल के लिए भी महसूस नहीं किया, अपने मुगालते में कोई भी रह जाए, मैंने कभी महसूस नहीं किया। क्यों एकदम से जो पार्टी है या फिर एकदम आप वित्त मंत्री थे लेकिन ऐसा इग्नोर कर देती है, क्यों होती हैं ये चीज़ें? हमारा कोई ना तो पद की ना किसी प्रकार की और कोई लालसा है, तो जब मौका मिले तो पहले 25 साल की कमी पूरी कर दी थी, मौका मिले तो फिर थर्राटा उठा देंगे। आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और साथ में रोजगार की बात है, मतलब जो समाज में चीज़ें जरूरत होती है आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बार हार का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को समझा नहीं पा रहे, क्या लोग समझ नहीं पा रहे, लोग क्या चाह रहे हैं? सबके अपने सोच विचार के अनुसार अपने दांव पे चलते रहते हैं। हम तो फौजी आदमी हैं, हमें तो सीधा सीधा काम करना आता है, अपना काम करते हैं। जनता ने ना सभी मंत्रियों को हरा दिया और कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी आप मान सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी नाम चलता है ना, भाई फलाना मंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, तो वो जीतता ही नहीं। तो कुछ ऐसा भी है, आप मानते हैं? कोई आज तक आंकड़े तो दिए नहीं। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, सारे अखबार पढ़ता हूँ, सारे के सारे मैं आपके देखता हूँ, लेकिन कोई आंकड़े नहीं देते। उनके तो वो रटी रटाई बातें हैं, उनको बातों को आकर के बोल के चले जाते हैं, दिल्ली जाकर सो जाते हैं। राहुल जी ने ये बात कही है तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समझा है कि आंकड़ा अलग हो सकता है, कि इसका मतलब SIR की ज़रूरत है। तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ और उनसे आह्वान करता हूँ कि सारे कांग्रेसी वर्करों को भी लगाएं कि गांव-गांव में राहुल जी के इस जो कही हुई बात है, इस बात की दिशा में सब काम करें तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खांडा खेड़ी में बैठे हैं और मेरे साथ पूर्व में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। बात करें, आज 16वीं पुण्यतिथि है इनके पिताजी की। सर, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव खांडा खेड़ी में पधारे, आपका स्वागत है। आज आपके पिता को आप किस रूप में याद करना चाहेंगे? हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी 27 जनवरी 2011 को अपना जीवन यात्रा पूरी करके और संसार छोड़ करके गए। उन्होंने एक बहुत ही आदर्श जीवन जिया। लगभग 80 वर्ष की आयु गांव खांडा खेड़ी में जन्म लेकर के देश भर में उन्होंने जहां उद्योग और व्यापार किया, वहीं अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए जो शुद्ध सनातन वैदिक जीवन पद्धति है उसको अपनाते हुए उन्हें अपने सामाजिक सरोकारों के साथ हमेशा अपने आप को जोड़ के रखा। और इस स्तर पर उन्होंने जोड़ के रखा कि आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा प्रांत के निर्माण के लिए हिंदी आंदोलन में पूरा काम धंधा छोड़ करके 4 महीने वो हिसार जेल में रहे। आवश्यकता पड़ी तो गौ रक्षा आंदोलन में भी वो जेल में गए और सारा जीवन अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर जो समाज के जो उत्तम विद्वान लोग थे उनके साथ संगति रखते हुए जो वैदिक आर्ष पद्धति के गुरुकुलों की स्थापना में अपना जो भी भूमिका हो सकती थी अपनी आहुति निरंतर देते रहे। अनेकों विद्वानों के साथ मिलकर के सुदूर वनवासी क्षेत्रों में अनेक राज्यों में गुरुकुलों की स्थापना और गुरुकुलों के संचालन में अपना सहयोग देते रहे। राष्ट्रभक्ति भी उनकी इस स्तर की थी कि हमेशा कल्पना करते थे कि भारत माँ के भी मंदिर बनने चाहिए, और उसी को मूर्त रूप देते हुए आपके पीछे हमने पिताजी की स्मृति में जो भारत मित्र स्तंभ है इसकी स्थापना की। समस्त भारत की सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक की यहाँ पर यात्रा दिखाई देती है। और आवश्यकता पड़ने पर गुजरात में भूकंप आया तो वहाँ पर पिताजी ने 2 गांव के निर्माण में अपना सहयोग दिया। उड़ीसा में चक्रवात आया तो वहाँ पर गांव के पुनर्निर्माण में फिर से सहयोग दिया। कारगिल युद्ध के समय में प्रत्येक कारगिल शहीद के परिवार में देश भर में वो किसी भी प्रांत का कोई शहीद हुआ 1-1 लाख रुपए उस परिवार तक पहुँचे, उसमें भी अपना योगदान देने का काम पिताजी ने किया। वह सदा बाढ़ का समय था 1995 का, मैं देखता था कि 10-10 फुट पानी था
ट्रैक्टर की ट्राली में ड्रम लगा करके उसके ऊपर अपनी कुर्सी लगा करके और रोहतक से चल करके और खाद्य सामग्री दवाई आदि वितरित करते हुए पूरे इलाके के अंदर घूमा करते थे, अपनी परवाह न करते हुए। सामाजिक व्यवहार भी उनका श्रेष्ठ और उत्तम था। वह किसी भी आदमी, बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं मानते थे, जाति भेद को कभी नहीं मानते थे, और वो सबको साथ लेकर के चलना और सबके साथ में एक अच्छा सौम्य व्यवहार करने का उनका स्वभाव था। और हमारा प्रयास रहा है कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए उनके जो काम थे अपने इस इलाके में, वो स्वयं शिक्षा के अभाव में रहे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की कृपा से बहुत उन्नति की, बहुत पुरुषार्थ किया। लेकिन उनके मन में संकल्प था कि इस इलाके में शिक्षा के अभाव को दूर करना है। आज से 27 साल पहले उन्होंने यहाँ महाविद्यालय का निर्माण कर दिया। सरकार से अनुमति नहीं मिली तो भी इलाके की बेटियों को शिक्षा की ये दिक्कत ना हो, प्राइवेट तौर के ऊपर भी महाविद्यालय को उन्होंने चलाते हुए अनेकों बालिकाएं यहाँ से अपने स्नातक की परीक्षा और स्नातकोत्तर की परीक्षा, पीजी के भी ये डिग्री लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे में उनके द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय हैं, उनके द्वारा स्थापित किए महाविद्यालय हैं, वह आज भी काम कर रहे हैं। और हमने भी जब मौका मिला 5 साल का सरकार में, तो उनके दिखाए रास्ते पर चलते पूरे इलाके के अंदर शिक्षा की लौ जगाने के लिए 4 महाविद्यालय, 4 ITI पुनर्निर्माण, पुरानी ITI का पुनर्निर्माण किया। उनकी स्थापना करते हुए यूनिवर्सिटी का भी एक सेंटर यहाँ बना करके लुवास का, और अनेकों स्कूलों को अपग्रेड करते हुए, अनेकों स्कूलों की शानदार बिल्डिंगें बनाते हुए हमेशा ध्यान करते थे कि पिताजी की इच्छा थी कि इलाके में शिक्षा की लौ जगह, बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर हो सके। आज हजारों बेटियां इन कॉलेजों के माध्यम से ग्रेजुएशन कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने जीवन को सफल बना रही हैं, बेटे और बेटियां। और हमारे इलाके के बहुत बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब पिताजी की प्रेरणा से संभव हो पाया। आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम सब ने यहाँ वैदिक रीति रिवाज से हवन के माध्यम से की, और एक सम्मान, प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष आयोजित होता है। उसमें क्षेत्र के छात्र छात्राएं, उनको छात्रवृत्ति का वितरण का ये और सम्मान देने का एक संकल्प पूरा किया जाता है। कैप्टन साहब, हर साल प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं और पूरे आपके विधानसभा के हैं, तो सभी बच्चों को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। इसके साथ आपका जो परिवार है, जैसे 6 भाई हैं, तो 3 आर्मी में है अभी। देखिए, हम 3 आर्मी में रहे। हम वैसे परिवार हमारा बड़ा है, हम चाचे ताऊ के मिला करके और हम परिवार कुनबा बड़ा हो जाता है। हमारे माता पिता के हम 6 भाई 3 बहनें, तो उसमें से 3 बेटों को उन्होंने सेना में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, और हम 3 लोग सेना में रहे, और हमें इस बात का बड़ा गर्व है। बाकी भाइयों ने भी देश के निर्माण में निरंतर अपनी भूमिका निभाई, और समाज में रहते हुए हजारों लोगों को रोजगार के अवसर देने का काम किया। हमारी स्मृति में कम से कम 30-40 हज़ार लोगों को अलग अलग समय में रोजगार जो है इतने पिछले 40-50 साल के व्यावसायिक जीवन में देने का काम हमारे सब भाइयों ने मिलकर पिताजी के आशीर्वाद से किया है। कैप्टन साहब, आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और साथ में रोजगार की बात है, मतलब जो समाज में चीज़ें ज़रूरत होती है आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बार हार का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, हमको राजनीतिक परिवार से नहीं है और ना उस राजनीतिक संस्कार के व्यक्ति। हम तो सामाजिक लोग हैं, और समाज सेवा का माध्यम मान करके राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। हमारा कोई ना तो पद की, ना किसी प्रकार की और कोई लालसा है, और पार्टी संगठन में काम करते हुए जो हमें अवसर मिले, हम जनता के बीच में गए और जनता ने बहुत प्यार दिया। मेरे जीवन में जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में पहले से ज़्यादा वोट मिला है, एक भी चुनाव में पहले से घटा नहीं है। तो हम समझते हैं प्यार बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। इतना सारा एक पूरा परिवार है सब साथियों का, तो हम चुनाव की हार जीत को कोई वो नहीं मानते हैं। ये तो एक साधन है, और उस साधन को जब हमें अवसर मिला तो 5 साल में क्षेत्र की काया पलटने का काम किया।
और क्षेत्र का बच्चा बच्चा इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा क्षेत्र में विकास के काम हुए, और वो सत्ता रूपी साधन मिला तो वो काम हुए। अब वो नहीं है तो वो काम उस गति से नहीं हो पाते हैं। तो ये तो लोकतंत्र में जैसे मालिक चाहेंगे तो वैसा ही परिणाम आएगा। तो और हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जनमत के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाने वाले लोग हैं। तो जब मौका मिले तो पहले 25 साल की कमी पूरी कर दी थी, मौका मिले तो फिर थर्राटा उठा देंगे। जी। कैप्टन साहब, जनता ने ना सभी मंत्रियों को हरा दिया, और कहीं न कहीं ये एक साजिश भी आप मान सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी नाम चलता है ना, भई फलाना मंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, तो वो जीतता ही नहीं। तो कुछ ऐसा भी है, आप मानते हैं? देखिए, राजनीति कोई संत समाज का विषय तो है नहीं। राजनीति में सब प्रकार की चीज़ें चलती हैं, लेकिन उन सब के बीच में ही रह कर के और अपने कामों को करना होता है। हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की इच्छाओं के साथ में लोग राजनीति में काम करते हैं। तो सबके अपने सोच विचार के अनुसार अपने दांव पे चलते रहते हैं। हम तो फौजी आदमी हैं, हमें तो सीधा सीधा काम करना आता है, अपना काम करते हैं। तो कैप्टन साहब, क्यों एकदम से जो पार्टी है, या फिर एकदम आप वित्त मंत्री थे लेकिन ऐसा इग्नोर कर देती है? क्यों होती हैं ये चीज़ें? नहीं, मैं तो इग्नोर नहीं महसूस करता। मैं तो पूरी तरह से, मुझे पूरा मान सम्मान मिलता है, पूरा आदर मान मिलता है, और पूरी मजबूती के साथ में हम समाज के सहयोग के साथ में खड़े हैं। तो मैंने कभी भी एक पल के लिए भी महसूस नहीं किया। अपने मुगालते में कोई भी रह जाए, मैंने कभी महसूस नहीं किया। कैप्टन साहब, हाँसी को जिला बना दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ आप कहें? मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के कि झांसी जो है ऐतिहासिक क्षेत्र है। हिंदुस्तान के इतिहास में झांसी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और ये तो ऐतिहासिक राजधानी रही है पुराने समय में। और हिसार का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में हुआ। उससे पहले झांसी अपने आप में एक बड़ा, ये तो भारत का एक द्वार माना जाता था व्यापार का। और यहाँ की बनी हुई तलवार के कारखानों की तलवारें वह अरब के देशों में जाया करते थे, और उस वक़्त उन तलवारों को अरबी में हांसी कहते थे, इसलिए इसका नाम भी हांसी उस रूप में पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान के समय का ये शहर रहा। और ये चतंग का जो नहर सबसे पुरानी इस इलाके से निकली है, तो बहुत पहले इस इलाके को ये योग्य स्थान मिलना चाहिए था। और आज झांसी जिला बना है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने मंच से भी कहा था कि भाई जिला जो है झांसी के अनुरूप जो है, इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़िया हो जाए तो जिला जो है मजबूत जिला के तौर पर है। तो मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर गौर करेंगे, कोई ना कोई कमेटी इन चीज़ों पर देखेगी कि और बड़ा और बढ़िया जिला हो जाए। जी, कैप्टन साहब, रोज़गार की अगर बात करें, अपना जो युवा है ज़्यादा विदेश की तरफ जाने की सोचता है, तो क्या वजह हुई कि क्यों नहीं इतना रोज़गार मिल पाया जो उम्मीद थी? देखिए, भारत की जनसंख्या जिस दर से बढ़ी है, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर सरकारी रोजगार की तो हमेशा एक सीमाएं रहती हैं। दुनिया का किसी भी तंत्र में सरकारी रोजगार जो है, किसी भी पीढ़ी को 2% से ज़्यादा लोग सरकार की व्यवस्था में शामिल नहीं, इसलिए क्योंकि उसका खर्च जो है वो समाज को ही वहन करना पड़ता है। तो समाज की क्षमता इतनी है कि 2% के करीब लोग एक समय में सरकार में जा सकते हैं। बाकी है कि काम धंधा व्यापार उद्योग फले फूले, और लोग काम धंधे में अपने स्वयं स्वरोजगार में जाएं, व्यापार में जाएं, और प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अवसर उनको मिलें। उसके लिए आर्थिक नीतियां जो हैं, जो 2014 के बाद में मोदी जी ने पूरे देश में एक व्यापक क्रांति लाने का जो काम किया है, उससे पूर्व की नीतियां जो थी, वहाँ भारत के से व्यापारी पलायन कर रहा था। हरियाणा प्रदेश से भी मारुति और होंडा जैसी फैक्ट्रियाँ वो छोड़ करके जा रही थी। अब देश फिर से एक पटरी पर आया है, और देश में जिस प्रकार के हाईवेज और जिस प्रकार का रेलवेज और एयरपोर्ट का
नेटवर्क बना है, जी। तो विदेशी निवेशक भी अब भारत के अंदर निवेश करने के लिए तैयार हो रहा है। और आज के दिन यूरोपियन यूनियन के पूरे देशों का प्रतिनिधि भारत में है, जो 20 साल से जिस पर बातचीत चल रही थी, आज वो संधि दस्तखत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में अब पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जी। और भारत के लोगों को जो स्किल इंडिया का मिशन चलाया, मेक इन इंडिया का मिशन चलाया, डिजिटल इंडिया का मिशन चलाया, उसके माध्यम से अब भारत के जो नौजवान हैं उनकी स्किल्स को यूरोप जैसे महाद्वीप से देश जो हैं, आज भारत के नौजवानों को अपने यहाँ काम देने के लिए तैयार हैं। और भारतीय संस्कृति का भी एक परिणाम है कि विदेशों ने, दुनिया के बड़े सफल देशों ने अन्य देशों के जिन लोगों को रोजगार दिया, उनके अनुभव में आया कि वो लोग जो हैं वहाँ की संस्कृति में अपने आप को समाहित करके और उसकी संस्कृति का सम्मान करते हुए और उनके देशों को मजबूत करने का काम करने की बजाय वह अपनी संस्कृति के दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो वहाँ के देशों ने समझा कि भारत के लोग हैं जो अनुशासित हैं और ये जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ प्यार प्रेम से रह करके अपने काम से काम रखते हैं। और इसलिए पूरी दुनिया में भारत के लोगों की मांग बढ़ी है कि ये लोग किसी को, वहाँ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त नहीं करते हैं, ये अपने काम को अच्छे से करते हैं, वहाँ के व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं और अपना जो संस्कृति है उसको भी अपने घर में ये संभाल करके रखते हैं। ये भारत की बहुत सुंदर पूंजी है। कैप्टन साहब, अमेरिका से बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं। जो इलीगल गए हैं, इलीगल आपके घर में कोई घुसेगा तो आप क्या करोगे? गैर कानूनी तरीके से कोई जाएगा तो उसको तो कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना बाहर के लग रहे हैं हरियाणा के अंदर, यहाँ के नहीं लगते, तो क्या आप क्या कारण मानते हैं? कोई आज तक आंकड़े तो दिए नहीं। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, सारे अखबार पढ़ता हूँ, सारे के सारे मैं आपके देखता हूँ, लेकिन कोई आंकड़े नहीं देते। उनके तो वो रटी रटाई बातें हैं, उनको बातों को आकर के बोल के चले जाते हैं, दिल्ली जाकर सो जाते हैं। हम जब विपक्ष में थे हम आंकड़े देते थे। हम विपक्ष में थे तो अदालतों के फैसलों के आधार पर उन पर मुकदमे दर्ज हुए। अदालतों ने फैसले दिए थे कि इतनी जमीनों की गड़बड़ हो गई, घोटाला कर दिया। उन अदालतों के फैसलों को हम जो तथ्य देते थे उस तथ्य के आधार पर अदालतों ने निर्णय किए। ये कोई तथ्यात्मक बात तो करते नहीं है। और सारे हरियाणा में 36 बिरादरी में इस बात को लेकर संतोष है कि सरकार में ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, गरीब आदमी के घर में रोशनी जगी है, ये इनको सुहा नहीं रही। कैप्टन साहब, राहुल गांधी आए थे हरियाणा के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बल्कि विधानसभा में इस पे हंगामा भी है और बीजेपी ने कहा कि चुनाव पर बहस करवा के देख लो आप। बहुत अच्छी बात है, राहुल जी ने ये बात कही है तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समझा है कि आंकड़ा अलग हो सकता है, कि इसका मतलब एसआईआर की ज़रूरत है। तो राहुल जी अपने संगठन को कहें कि भाई वो एसआईआर में सहयोग दें, और जहाँ जहाँ उनको ये फर्जी कोई वोटर दिखाई देते हैं तो राहुल जी की बड़ी कृपा होगी कि वो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है पूरे देश में इस वोटर लिस्ट की, उसकी सफाई में वो देश की हित में देश की मदद करें। तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ और उनसे आह्वान करता हूँ कि सारे कांग्रेसी वर्करों को भी लगाएं कि गांव-गांव में राहुल जी के इस जो कही हुई बात है, इस बात की दिशा में सब काम करें तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। जी। कैप्टन साहब, नारनौंद की बात करते हैं। नारनौंद का विधायक आप पर आरोप लगाता रहता है, लेकिन आपकी भी वीडियो देखी थी, आप भी पूरे गुस्से में जवाब दे रहे थे। तो जब गुस्सा आता है तो एक सच्चा आदमी को ही आता है। नहीं, गुस्से में नहीं है, वो तो एक चुनाव, ये मंच के ऊपर संबोधन करने का अपना एक हर एक का अपना शैली है थे। मेरा ये है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैं अपना घर-बार, काम-धंधा सब कुछ, परिवार को सब कुछ छोड़ करके मैं समाज सेवा का लक्ष्य से मैंने अपने जीवन में राजनीतिक काम किया। और मुझे मौका मिला, नारनौंद को मैंने एक मंदिर के तौर पे माना और मैंने यहाँ के लोगों को अपने भगवान के इष्ट देव के तौर पर सेवा करने का काम किया। तो मैंने कहा कि भाई राजनीति के अंदर विपक्षी
और विरोधी सब तरह की बातें करते हैं, और जो बोलना है बोलें, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ ऐसी है जिसका कोई सिर और पैर नहीं हो, उस बात को लेकर के मैंने सामाजिक तौर पर बात कही। भाई हम भी उसी समाज के हिस्सा हैं, एक दूसरे का मान सम्मान रखना चाहिए। एक तो हमने हमेशा सम्मान से बात करी, कोई भी मेरे पूर्व के विधायक रहे, मंत्री रहे, मैंने कभी अनादर नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कराया मैंने करवा दिया। मैंने कहा उन्होंने अपने तरीके से जो बन पाया उन्होंने किया, मेरे से बन पाया मैंने भी कर लिया। सब ने अपने तरीके से सेवा की। तो ये मर्यादा, ये मुझे लगता है ये अपने संस्कार से, अपने अंदरूनी सोच से ही आती है। उस नाते से मैंने एक भावना सामाजिकता के नाते से रखी। कोई नहीं समझे तो नहीं समझे, नहीं समझे तो भगवान भला करे। अब क्या कुछ रणनीति कैप्टन साहब बनाई आगे के चुनाव को लेकर? तो चुनाव तो जब आएंगे हम तो अपने साथियों के साथ में समाज के बीच में सक्रिय रहते हैं, रहने वाले हैं, और चुनाव आते जाते रहते हैं। चुनाव के लिए हम नहीं जीते। हम तो जो बात होती है राजनीतिक क्षेत्र में, जो बात मेरे विचार के अनुकूल, विचार के अनुरूप, मेरे संगठन के हित में, मेरे देश के हित में, समाज के हित में, वो समाज ने मुझे इतना स्थान दिया है कि, और मुझे वो बात कहने का हक दिया है, समाज के द्वारा दिए हुए इस अधिकार का धड़ल्ले से उपयोग करता हूँ, और जो सही बात है सही बात को जरूर कहता हूँ और कहता रहूँगा। और राजनीति में धर्म और नीति के अनुसार जो उचित हो, मर्यादा में जरूर कहूँगा, और मैं मानता हूँ यही मेरा राजनीति में योगदान है। चुनाव आनी जानी चीज़ है, चुनाव होते रहेंगे, हार जीत चलती रहेंगी, उससे मुझे परवाह नहीं होती है। क्या कुछ संदेश कैप्टन साहब आप नारनौंद वासियों को देना चाहोगे? ये मेरा क्षेत्र है, मेरा अपना परिवार है, सब मिलजुल करके आपस में प्यार प्रेम में सद्भाव में रहें और बुराइयों से बचें। नशा एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है नई पीढ़ी के लिए। नशे से नई पीढ़ी को बचाएं और अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें, और अपने जो हक हैं, जो विकास के काम हैं, उनको लेकर के निश्चित तौर पर अपने प्रयास करते रहें। हम भी उसमें अपना सहयोग करेंगे, और नकारात्मकता से बचें, हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। अगली पीढ़ी को एक अच्छा संस्कार वह मिले, इसमें सब प्रयास करते रहें। धन्यवाद बातचीत करने के लिए कैप्टन साहब। तो भाई कैप्टन साहब के टांग में दिक्कत हो रही है, उसके बावजूद भी लोगों के बीच में है, और आज ये इंटरव्यू छोटा ही है लेकिन दमदार है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कैप्टन साहब के साथ। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हम करने वाले हैं। धन्यवाद।